जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों हम लोग एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड दोनों बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। अब आती है इसके भौतिक गुण। ठीक है, बात आती है किसकी भैया? इनके भौतिक गुण की बात आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं। इसकी जो भौतिक गुण के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, भौतिक गुण कहते हैं या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, अर्थात इसको बाहर से हम देख करके कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका क्या परिचय है, इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इसका क्या गुण है, अर्थात ये ठोस अवस्था में है या गैस अवस्था में है अथवा द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कि एल्किल हैलाइड का क्वथनांक क्या होता है, इनका गलनांक क्या होता है और कैसे इनके अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक और गलनांक में क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों को ध्यान से देखेंगे। आइए देखिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके पास है क्या, मेथिल क्लोराइड CH3Cl। दूसरा होता है आपके पास क्या, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड। और साथ में है क्या, एथिल क्लोराइड C2 और H5Cl। ये तीन अणु ऐसे हैं या फिर तीन हैलाइड ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन है भाई? ये तीन अणु हैं, वो कैसे भैया, ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये गैस अवस्था में है। ठीक है, क्लियर होगा भाई? क्या है भाई? मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है और आपके पास एथिल क्लोराइड है। ठीक है, इनका जो होता है आपके पास अगर भौतिक अवस्था देख लीजिए तो इनकी भौतिक अवस्था कैसी है, ये गैसीय है। इसके बाद आते हैं क्या है, C18 तक के, नहीं C18 इससे ऊपर और C18 तक के जो हैलाइड होते हैं, चाहे वो क्लोराइड हो, ठीक है, चाहे वो क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो या फिर आपका आयोडाइड हो, कुछ भी हो, वो सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं, इनका सबका जो व्यवस्था होता है वो होते हैं क्या भैया, बिल्कुल ये द्रव अवस्था में होते हैं। और द्रव भी कैसा होगा भैया, आपके पास सुगंधित कह सकते हैं, ये सुगंधित होंगे, सुगंधित द्रव के रूप में पाए जाते हैं। कौन भैया, C18 तक के, अर्थात क्या, कार्बन 18 कार्बन परमाणु तक के जितने भी आपके पास एल्किल हैलाइड मिलेंगे, उनकी जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, वो होंगे सुगंधित द्रव रूप में होते हैं। इससे उच्चतर जो होते हैं, उच्चतर मतलब क्या, आपके पास इससे और ज्यादा जिसका अणुभार आएगा या फिर क्या होगा, C18 से ऊपर वाले, नहीं, अर्थात क्या होगा, मोर देन आपके पास क्या, C18 वाले जो होंगे, C18 से ज्यादा वाले जो होंगे, अर्थात जिनका अणुभार क्या होगा, C18 से ज्यादा होगा, उनका क्या होगा भाई, ठीक है, जिनका अणुभार C18 से ज्यादा हो रहा है वो कैसे होते हैं भैया, वो होते हैं ठोस अवस्था में। C18 से ज्यादा जिसका होगा वो ठोस अवस्था में है। और कैसे होते हैं, रंगहीन गंधहीन होते हैं, रंगहीन भी होंगे और साथ में कैसे होंगे, गंधहीन होंगे। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं, अर्थात वे एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 18 से ऊपर होती है, वे सभी कैसे होंगे भैया, उनकी अगर प्रॉपर्टी देखी जाए वो सभी आपके पास क्या, रंगहीन मतलब क्या, ठोस होंगे और रंगहीन तथा गंधहीन होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, जितने भी एल्किल हैलाइड है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और आपके पास क्या, एथिल क्लोराइड जो होती है वो कैसी है, गैस अवस्था में आती है। और आपके पास C18 से जितने भी आपके पास क्या, C18 तक के जो हैलाइड है, चाहे वो आपके पास क्या होगा, प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया, कुछ भी आपके पास एग्जांपल आ सकता है, जैसे आपके पास हो गया C5 हो गया और H आपके पास 11 हो गया, Br हो गया, ब्रोमोपेंटेन 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसा होगा भैया, वो द्रव रूप में होगा और ये कैसा होगा, सुगंधित द्रव होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारे पास आता है 18 से, मतलब क्या, कार्बन 18 से जब ज्यादा होने लगेगा तो इनका अणुभार बढ़ने के साथ साथ ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, रंगहीन होंगे और साथ में गंधहीन होंगे। क्लियर बच्चों? तो चलिए आप इसको उतारेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके पास क्या, अगली प्रॉपर्टीज। देखिए क्या होता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, तो अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा, अर्थात जैसे हमारे पास लिखा, अगर एल्किल समूह समान है, एल्किल समूह समान मतलब हो गया
सब CH3 है, CH3 Cl है, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया भैया, CH3 है और उसके साथ क्या होगा, Br आ गया। इसके बाद दे दिया गया CH3 है और I है। तो स्वाभाविक से आपको पता होगा भैया इनके अणुभार क्रम से लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेथिल क्लोराइड है। तो मेथिल का तो अणुभार सब में वही समान है, लेकिन क्लोरीन का परमाणु भार ज्यादा हो रहा है, सॉरी क्लोरीन का परमाणु भार ब्रोमीन की अपेक्षा कम है, ब्रोमीन का आयोडीन की अपेक्षा कम है। तो स्वाभाविक सी बात अगर देखा जाए तो इनके अणुभार में क्या हो रही, क्रमिक परिवर्तन आ रहा है, अर्थात वृद्धि हो रही। और जब इनके अणुभार में वृद्धि हो रही है तो स्वाभाविक सी बात होगी अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। क्लियर है बच्चों। अणुभार मेथिल क्लोराइड से ज्यादा मेथिल ब्रोमाइड का होगा, मेथिल ब्रोमाइड से ज्यादा किसका होगा, मेथिल आयोडाइड का होगा। अर्थात हैलोजन जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, हैलोजन का अणुभार बढ़ने के साथ साथ अगर एल्किल समूह समान है तो इनके क्वथनांक क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये कहलाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक का कैसा क्रम होगा, बढ़ता क्रम। अगर हमारे पास देखते हैं, हमारे पास एल्किल समूह बढ़ रहा है और हैलोजन परमाणु समान है, जैसे हमने लिख दिया आपके पास क्या, मेथिल का क्या क्लोराइड है, इसके बाद आ गया आपके पास एथिल क्लोराइड C2 और H5Cl है। उसके बाद आ गया आपके पास क्या, प्रोपिल क्लोराइड, बात आ गई CH3, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं प्रोपिल क्लोराइड, चलो ऐसे प्रोपिल क्लोराइड मतलब हो गया C3 हो गया और H कितना हो गया, 3 6 1 7 और क्या हो गया, Cl हो गया। तो ये मेथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है, प्रोपिल क्लोराइड है, ठीक है। प्रोपिल क्लोराइड का ब्यूटिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, आपके पास क्या होगा, C हो गया 4 और H कितना होगा आपके पास, 4 दूनी 8 1 9 और Cl हो गया। नहीं, तो ये जितने भी क्लोराइड हैं इनका लगातार अणुभार क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके भी क्वथनांक बढ़ेंगे। लेकिन क्या ध्यान रखना है, यदि हाइड्रोजन परमाणु समान है तो कार्बन परमाणु की श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इनके क्वथनांक क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। ये भी हो गया आपके पास क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी, बॉइलिंग पॉइंट का आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ता क्रम हो गया। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास क्या अवस्था हो गई, किस अवस्था में है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपके पास किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है और ये ठोस अवस्था में। अगर बात करते हैं इनकी गलनांक और क्वथनांक की, तो क्वथनांक और गलनांक में अगर देखा जाए तो बिल्कुल अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हर एक में देखा जाए इसमें भी अणुभार में वृद्धि हो रही है और इसके भी अणुभार में लगातार वृद्धि हो रही है, तो आपके पास क्या होगा, सबका बढ़ेगा। एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर बात आती है समावयवियों की, समावयवियों की बात अगर करें, जैसे आपके पास दिया है बिल्कुल ब्रोमोब्यूटेन, जिसको हम लिख रहे हैं इस तरह से, CH3 है, CH2 है, ठीक है, CH2 है और ये CH2 है और इसके साथ हमने लगा दिया Br, नाम हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, हम ब्रोमीन को यहां पे अगर लगाते हैं तो दूसरा आपका कंपाउंड बनेगा CH3, CH2 और CH, इसके साथ लग गया आपका यहाँ पे Br और ये बन गया आपका CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन। एक और आती है आपके पास क्या, बिल्कुल इस तरह से लिखें या फिर ऐसे लिखेंगे भैया, आता है आपका CH3 CH2 सॉरी CH3 लिखिए, C लिखिए और C के साथ आप क्या करिए, इधर भी आपको लगाना है क्या, इधर लगाना Br, यहाँ पे आप लगा दिया CH3 और ये हो गया आपका CH3 और हो गया। तो इनके अणुभार सबके समान है, अर्थात सबका जो सूत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है, C4 है। बिल्कुल सबका सूत्र कितना आ रहा है भाई, तो आपको ध्यान देना होगा, सबका सूत्र आ रहा है C4 हो गया, H कितना भाई, बिल्कुल 3 2 5 2 7 2 9, C4H9 है और Br है, अणुभार सबका समान है, यही C4H9Br। अब क्या होगा, पूछा जाए अगर समावयवी हैं तो साइड चेन बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक में क्या होती है, लगातार आपके पास क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। ठीक है, क्वथनांक जैसे अगर इसका देखा जाए क्वथनांक तो होता है 375 केल्विन होता है, 375 केल्विन के लगभग होता है, इसका होता है 364 केल्विन के बराबर होता है और लगभग आपके पास क्या 346 केल्विन जो होता है आपका इसका तापमान है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, अगर हम लोग क्या करेंगे, पार्श्व श्रृंखला बनाएंगे, पार्श्व श्रृंखला मतलब होता है साइड चेन, साइड चेन बढ़ने के साथ साथ जो सरफेस एरिया जो होता है एल्किल हैलाइड का वो क्या होता है, कम हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है तो इनके क्वथनांक लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए 375 केल्विन है और यहाँ पे क्या होगा 364 केल्विन, 364 केल्विन के अप्रॉक्सीमेट ये पहुंच रहा है और यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखा जा रहा है 346 केल्विन पहुंच गया।
तो स्वाभाविक सी बात आपको देखने को लग रहा है कि अणुभार समान है। यदि अणुभार आपको समान देखने में मिले तो आप ये ध्यान रखिएगा किसमें पार्श्व श्रृंखला ज्यादा है उसका क्वथनांक सबसे कम होगा, और जिसमें पार्श्व श्रृंखलाएं कम है उनका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा कि भैया आपके पास क्या जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके पास क्या भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लीजिए, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास होगा क्या, साइड चेन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, बीपी जो होता है आपके पास क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके पास क्या, साइड चेन। अर्थात साइड चेन की संख्या अगर बढ़ती जा रही है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता जा रहा है भाई, कम होता जा रहा है, लगातार कट रहा है। नहीं तो ये हो गया आपके पास क्या, समान अणुभार वालों में अगर भैया क्या ऐसे कोई समान अणुभार वाले जो समावयवी होंगे तो आप किस प्रकार से निकालेंगे किसका क्वथनांक ज्यादा किसका कम है, तो देखेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा होगा उसका क्वथनांक न्यूनतम होगा। तो ये है सबसे ज्यादा क्वथनांक, ये उससे कम क्वथनांक, और ये हो गया उससे कम क्वथनांक। ये कौन सा ऑर्डर हो गया भाई भैया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसकी भैया, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा क्रम होगा, ये घटता क्रम हो गया। क्लियर है? चलो इसको आप लोग नोट करेंगे। ये क्वथनांक का क्रम हमने आपको बता दिया, किसका, इनका, ये फिर इनका और इनका हो गया। अगली बात आती है क्या, अगर हमारे पास दे दिया जाए, मैं इसको हटा रहा हूं, नोट हो चुका होगा आप लोग का। अगर हमारे पास ये दे दिया जाए कि भैया आपके पास क्या, डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो उनका क्वथनांक, इसमें कुछ समावयवी आपके पास ये भी आते हैं। देखिए क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक दोनों देख के चलेंगे। किसका भैया, अगर हमारे पास दे दिया डाइक्लोरोबेंजीन, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है डाइक्लोरोबेंजीन कुछ इस तरह से है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, Cl यहां पर है, Cl यहां पे है, और एक और दे दिया गया है आपके पास, बिल्कुल क्या होगा, ये बेंजीन है जिसमें आपके पास क्या, क्लोरीन एक ऊपर दी गई है और एक मेटा पर आ गई क्लोरीन। एक और बेंजीन दी गई है जिसमें आपके पास क्या होगा, बिल्कुल पैरा पर है, क्लोरीन यहां पर है और क्लोरीन यहां पे। इनका अगर क्वथनांक देखा जाए, क्वथनांक जो कि केल्विन में दिया गया है, क्वथनांक जो कि केल्विन में दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कितना केल्विन होता है, 453 केल्विन इसका होगा। यहां पे कितना हो रहा है, 446 केल्विन होता है, और यहां पर होता है 448 केल्विन। इनका क्या होता है, क्वथनांक होता है। ठीक है बच्चों, आइए इनके गलनांक के बारे में अगर बात करें, गलनांक की बात करें, ये भी केल्विन में दिया गया, 256 केल्विन है, 256 केल्विन, और इसका होता है 249 केल्विन, इसका भी होगा, और इसका जो होता है 323 केल्विन के अप्रोक्सीमेट है। तो ये है इनके क्या, गलनांक की बात हो रही है। कैसा हो गया भैया, देखिए इसका कारण क्या है, यहाँ पे अगर गलनांक देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका भैया, गलनांक अगर देखा जाए तो भैया 333 केल्विन है, जो कि सबसे ज्यादा। कारण क्या होता है, इसकी पैकिंग बहुत क्लोज होती है, रीजन के कोई साइड चेन तो है नहीं, इनकी पैकिंग जो होती है वो बहुत क्लोज होने के कारण इनके क्रिस्टल का जो पैकिंग है वो बहुत क्लोज है। ऐसे क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, अगला आगे क्या भैया, एक और आके ऐसे लगे, तो एक दूसरे के बहुत समीप और बहुत क्लोज भी व्यवस्थित हो जाने के कारण इस भी बॉन्ड को तोड़ने में या फिर क्या इनके लैटिस को तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है। तो कह सकते हैं आप पास अगर देखा जाए इनकी साइड चेन, तो साइड चेन जब हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात ये थोड़ी सी दूर दूर हो जाएंगे, अंतरा अणु जो आकर्षण बल है वो क्या हो गया, कम हो गया। मान लिया यहाँ पे Cl है, Cl यहाँ पे है, एक अणु और आकर लगे, तो स्वाभाविक सी बात कहीं ना कहीं इससे कुछ दूरी बना करके वो रहेगा, और जब दूरी बना करके रहेगा तो स्वाभाविक सी बात क्या होगा, थोड़ी कम ऊर्जा लगेगी। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब होता है इनका गलनांक सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल होते हैं इनकी भी लैटिस जो होती है बहुत सटीक बनी होती है, अर्थात एक दूसरे के साथ भी क्या होते हैं, परस्पर भी बहुत तेजी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनका जो गलनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे, ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये 1,2 है, बिल्कुल 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है ना, डाइक्लोरोबेंजीन है, ये क्या होगा 1 2 3, ये बनेगा आपके पास क्या 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन होगा, और ये आपके पास 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो हम लोग इस तरह से क्या किए, इनके क्वथनांक का और गलनांक का भी अध्ययन कर लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए हम लोग देखते हैं और क्या होता भैया। अगर देखा जाए जो हाइड्रोकार्बन है या फिर क्या एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, अर्थात मिश्रणीय नहीं है।
रीजन क्या है, इसमें जो एल्किल वाला समूह है वो कैसा होता है भैया, यहाँ पे एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें तो इसमें जो एल्किल वाला समूह है, कोई भी एल्किल लंबी सी समूह आपके पास क्या है, ऐसे लंबा सा, तो इसमें ये वाला भाग जो होता है वो जल विरागी होता है, और साथ में आपके पास जो हाइड्रोजन लगा हुआ, मान लो हाइड्रोजन लगा, तो ये भी बेचारा कैसा है भैया, ये ध्रुवीय प्रकृति का है। तो इसमें ये जो एल्किल हैलाइड वाला समूह होता है, अर्थात जो एल्किल समूह है वो कैसा भैया, वो अपने आप क्या होगा भैया, ये जल विरागी है, द्रव विरागी है, और द्रव विरागी होने के कारण ये कैसा होगा भैया, द्रव में अघुलनशील होगा। द्रव विरागी होने के कारण भैया जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं द्रव में अमिश्रणीय होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, ये घुल जाते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भैया इनका जो क्वथनांक है, हमने कह दिया ना, इसकी जो विलेयता है, विलेयता एल्किल हैलाइड की विलेयता जो होती है वो किसमें होती है भैया, कार्बनिक यौगिकों में। ठीक है, वनली भैया क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ORGA और NIC, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या भैया ये जो होते हैं किसमें भैया, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, अर्थात भैया डज नॉट विल, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर नहीं, इन किसमें भैया, इन भैया क्या किसमें भैया, वाटर H2O में ये क्या होते हैं, विलय नहीं होते। एक चीज लास्ट बचा आपके पास, इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, ठीक बात करते हैं, अगर घनत्व की बात करें, घनत्व, तो घनत्व ये ध्यान रखिएगा, इनका जो घनत्व होता है हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, इनका जो घनत्व है, डेंसिटी इज मोर देन, ठीक है, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी अपेक्षा भैया, जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनका घनत्व जो होता है ज्यादा होता है, किससे भैया, हाइड्रोकार्बन से, HYDR हाइड्रोकार्बन। तो ये है घनत्व, तो घनत्व पे आप ध्यान रखिएगा, इनका घनत्व जो होता है एल्किल हैलाइड की डेंसिटी जो होती है हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई है, कैसे होता है, क्या परिवर्तन है, कौन कौन सी चीजें होती है, गैस अवस्था में होती हैं, कितने कार्बन तक का आपके पास एल्किल हैलाइड जो होगा वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, और किससे ऊपर वाले जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, रंगहीन होते हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। साथ में समावयवियों में अगर बात करें तो समावयवियों में किसका आपका क्वथनांक ज्यादा होता है, जिसमें साइड चेन कम होते हैं उनका क्वथनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और जिसमें साइड चेन ज्यादा होते हैं उनके क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता चल रहा हूं। दिया क्या गया है वो मैं आपको बता रहा, ये आपके पाठ है, निहित प्रश्न है 10.6 के बारे में बात हो रही। चलो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर चुके होंगे, मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम लिखते हैं। पाठ निहित क्वेश्चन है, पाठ निहित प्रश्न है ये। अगर पाठनिक प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो पाठनिक प्रश्न में क्या आता है आपका भैया, ये लिखा आपके पास है, निम्नलिखित यौगिकों के उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जिसमें फर्स्ट दिया गया है भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या लिखना भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BP नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के आपके पास क्या, बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना। पहला क्या दिया गया है, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। दूसरा इसके साथ और दे रहे हैं भैया क्या, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म है। क्लोरोमेथेन लिखा हुआ है, और लास्ट लिखा आपके पास क्या भैया, डाइब्रोमोमेथेन। ठीक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं डाइब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन ये लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग को पूछा जाए एक और इसका क्वेश्चन दूसरा भी हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, नोट कर लें, फिर आगे सॉल्व करते हैं। दूसरा लिखा आपके पास क्या भैया, 1-क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। आगे लिखा डैश आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। और लिखा 1-क्लोरोब्यूटेन लिखा हुआ ना भैया, 1-क्लोरोब्यूटेन।
चलिए इन सभी के बारे में हमको लिखना है। तो सबसे पहले बात किसकी आती है भाई? बात आती है क्या, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जा रहा है इसको। देखो सोल्यूशन में अगर देखा जाए तो पहले लोग लिखे ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन मतलब होता है, मेथेन मतलब एक कार्बन और उससे लगा क्या, एक ब्रोमीन, क्योंकि डाइब्रोमो तो कहने लगे, डाइब्रोमो तो यहां पर है। ब्रोमोमेथेन मतलब हो गया CH3 और Br, ये हो गया ब्रोमोमेथेन। ठीक है बच्चों, आइए दूसरे को लिख रहे हैं ब्रोमोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, उसी प्रकार से ब्रोमोफॉर्म का सूत्र होगा CH और Br3 होगा। ब्रोमोफॉर्म हो गया। क्लोरोमेथेन कह रहा है, तो क्लोरोमेथेन मतलब हो गया क्या, जैसे ब्रोमोमेथेन वैसे क्लोरोमेथेन, अर्थात CH3Cl होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म का। चलिए अगला क्या कह रहा है भैया, डाइब्रोमोमेथेन। तो बनेगा अपना डाइब्रोमोमेथेन मतलब हो गया क्या, CH2 और Br2, दो ब्रोमीन लगेगा तो डाइब्रोमोमेथेन होगा। तीन ब्रोमीन तो ये कहलाएगा ट्राइब्रोमोमेथेन या फिर ब्रोमोफॉर्म कहलाता है, ब्रोमोमेथेन। तो हमने आपको बताया अणुभार ढूंढिए, किसका अणुभार ज्यादा है और किसका अणुभार कम है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, सबसे कम तो आपको क्या, क्लोरोमेथेन का ही लग रहा है, तो इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। नहीं, बढ़ते हुए क्रम में अगर लिखना है तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्या क्रम कह रहा है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, तो सबसे छोटे वाले को पहले लिखिए। तो सबसे छोटा कौन होगा भैया, CH3Cl। इससे ज्यादा किसका हो भैया, तो यहाँ पे देखिए दो ब्रोमीन है, तीन ब्रोमीन है, यहाँ दो ब्रोमीन है, यहाँ तीन ब्रोमीन, यहाँ दो ब्रोमीन और यहाँ एक ब्रोमीन। तो स्वाभाविक ब्रोमोमेथेन जो होगा इसका, क्योंकि क्लोरोमेथेन और ब्रोमोमेथेन में क्लोरोमेथेन का अणुभार कम है, इसलिए इसका क्वथनांक कम होगा। और ये ब्रोमोमेथेन है, इसका अणुभार ज्यादा, क्योंकि भैया क्या, क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है और आयोडीन और नीचे होता है। तो फिर हमारा जिसका ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, अणुभार क्या होती है, लगातार बढ़ रही, परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है, अणुभार भी बढ़ता है, परमाणु भार भी बढ़ता है। तो ये जब परमाणु भार यहाँ पे इससे ज्यादा हो गया तो स्वाभाविक इसमें और इसमें अंतर कितने का, खाली Br का अंतर है, तो ब्रोमीन का भी क्या होगा, अब आएगा सेकंड क्वेश्चन। तो बना आपके पास क्या, CH3 Br ब्रोमोमेथेन होगा। हाई ट्राई ब्रोमो है, हाई डाइब्रोमो है, इसमें दो ब्रोमीन है, इसमें तीन ब्रोमीन है। तो स्वाभाविक सी बात आप भी यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, डाइब्रोमोमेथेन होगा CH2 और Br2, इसका क्वथनांक और ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका हो भाई, वो होगा आपका CH और Br3, ब्रोमोफॉर्म का क्वथनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये आपका सोल्यूशन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BP। क्लियर हो गया बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जो भाषाएं दी गई थी उन भाषाओं के अनुसार हमने क्या कर दिया, उसका अणुसूत्र बना लिया। और जब अणुसूत्र बना लिया तो क्या बचा आपके पास भैया, उनको देखा किनका अणुभार ज्यादा है, जिनका अणुभार ज्यादा होगा उनका क्वथनांक ज्यादा होगा। क्लियर है। चलिए बात आती है भैया अगले के लिए, इसको आप लोग नोट करें, मैं इसको हटाने वाला हूं। चलिए मैं हटा रहा हूं इसको भाई। आइए देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा। अगला क्वेश्चन, अरे भाई केमिस्ट्री बहुत आसान है, सो सिंपल भी है। क्या करना है, खाली आपको सूत्र थोड़ा सा लिखना है और उसी के आधार पे एक्सप्लेन करना है। कह रहा 1 क्लोरोप्रोपेन, तो पहले बना लेते भाई। 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रोपेन मतलब हो गया 3 कार्बन CH3 CH2 और ये CH2। इसी पे कह रहा क्लोरो, फिलहाल हालांकि देखो ये क्लोरो हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, हमने बताया नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल क्लोराइड क्या होती है भैया, वो ये हो गई CH3C और यहाँ पे हमने लगा दिया, चलो CH3 को यहाँ पे लगा दिए, H हो गया, Cl हो गया, ये कहला आपके पास आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और दूसरा क्या है भैया 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल CH3 CH2 CH है 2 है और फिर CH2 के साथ लगाना आपके पास क्या 1 पे लगाना क्लोरो, ये है आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन। देखिए क्या बात आती है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो इन दोनों का अणुभार समान है। क्यों, क्योंकि तीनों में भी बिल्कुल, इन दोनों में अगर देखा तो 3 कार्बन इसमें भी 3 कार्बन इसमें है भी। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5 2 7 इसमें है और 7 हाइड्रोजन इसमें भी, 1 क्लोरीन इसमें 1, अर्थात क्या इन दोनों के अणुभार समान है। तो हमने आप लोग को बताया है जब अणुभार समान होते हैं तो पार्श्व श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है, इनके क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात इसका क्वथनांक कम होगा और इसका क्वथनांक ज्यादा होगा।
क्योंकि इसमें एक साइड चेन बन रही है मेथिल। ये आपके पास क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन, सी यहां लगा दो ना, क्या दिक्कत है 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे साइड चेन बड़ी होगी तो स्वाभाविक बात किसका क्वथनांक ज्यादा होगा भैया, इसका क्वथनांक ज्यादा और इसका क्वथनांक कम। और यहाँ पे देखेंगे तो स्वाभाविक बात आपको लग रही होगी ये क्लोरोब्यूटेन है, इनमें क्या हो रहा है पास मेथिल समूह का अंतर भी है, CH2 का अंतर है। और जब CH2 का अंतर है तो इसका मतलब अनुभार इसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका हो गया, सबसे ज्यादा क्वथनांक आपके पास क्या इसका होगा, तो आप लिख लेंगे किसका हो गया सबसे ज्यादा हो गया, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन, CHLOR नहीं 1 क्लोरोब्यूटेन, ये क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, इन दोनों में देखा गया तो किसका होगा भैया 1 क्लोरोप्रोपेन का होगा। और उससे भी कम भैया क्या होगा, किसका होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या सबसे कम किसका होगा भैया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं आपके पास क्या ये इनके क्वथनांकों का कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास क्या ये 10 पॉइंट आपके पास क्या 6 जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10.6 है जो क्या हुआ सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका जो एनसीईआरटी कहता है वो अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बेसिकली क्या करते हैं भैया आपके पास ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, कुछ धात्विक अभिक्रिया देते हैं और कुछ विलोपन अभिक्रिया देते हैं जिसको हम लोग निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग विलोपन अभिक्रिया जिसको हम लोग निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास धात्विक अभिक्रियाएं, सोडियम के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, तो कुछ अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।